इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, जो 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है। लेकिन जो अभी हम छठा अध्याय पढ़ेंगे, कैसे बनती है कविता, ये 12वीं के लिए है। तो चलिए जानते हैं कविता बनती कैसे है, कविता हम लोग लिख कैसे सकते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन, कविता में बिंब और छंद, कविता की संरचना, कविता के घटक, ये सब पढ़ेंगे हम। यहाँ पर देख लो, कविता कोने में घात लगा के बैठी है, घात लगाए बैठी है। यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। कभी कभी जो प्रेमी होते हैं, ठोकर लगता है, प्रेमिका छोड़ के भागती है, तो शायर बन जाते हैं। जिसने लिखा है जॉर्ज लुइस बर्खेस। इसकी नाम को हम ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बात अलग हो गई। हमारे देश की बात होती तो हम नाम इज्जत से लेते हैं। आगे देखते हैं कविता के बनने की कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं। कविता के बनने की कहानी माँ दादी और नानी की जवानी। माँ दादी नानी की जवानी जो सुनते हैं, उसी से कविता हमारे मनों में घूमने लगता है। लोरी के बोल खेतों के ढोल, लोरी के बोल खेतों के ढोल, बच्चे के खेल गीत। जो बच्चा खेलता है तो कितना अच्छा अच्छा गीत गाता है उस समय। स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली जवान, तोतलाते हुए गीत दोहराता बच्चा, और उसमें कुछ नए शब्द जोड़कर बच्चा कविता की यह जानी पहचानी दुनिया है, थोड़ा शब्द मिलाकर बोलता है, ये तो जानी पहचानी दुनिया है, इससे हम सब जानते हैं, इसे हम सब महसूस किया है। आप जैसे ही इन स्मृतियों से जुड़ेंगे, कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को विवश हो जाएंगे। क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है। मतलब यहाँ पर दिया जा रहा है, दुनिया का हर बच्चा, जो भी बच्चा हो, कि क्या कारण है कि दुनिया का हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है, नर्सरी से पढ़ना चालू हो जाता है। वह कौन कौन सी चीज है कविता के बोल में, जो दुनिया के बोल से ताल मिलाने के लिए जरूरी है। जैसे ही इन सवालों की ओर मुखातिब होते हैं, देखते हैं, चाहे उनको सुनते हैं चाहे पढ़ते हैं, तो कविता की जानी पहचानी दुनिया अनजानी लगने लगती है कि भैया ये तो अपनी जानी पहचानी जगह है। कविता के खेल, खलिहान, बगान, बगीचे, चिड़िया, शेर, मोची, पानी सूखा, गांव, नगर और अपरिचित से लगने वाले जितने भी दिख रहे हैं आपको, जो भी खेल वगैरह हो गया, जो अपरिचित से लगने लगते हैं, इन अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को, जो गोते लगाते हैं मतलब उसमें डूब जाते हैं, उनको कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली लगती है। जो इनमें डूब कर काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, दिलचस्पी लगा कर काम करते हैं, तो उनको ये जादू लगती है, नहीं तो पहेली सी लगती है। कैसे सुलझाया जा सकता है। वाचक परंपराओं के लिए जन्मी कविता, वाचक मतलब सुनने वालों के लिए, चाहे बोलने वालों के लिए, चाहे लिखने वालों के लिए ये कविता जन्मी है। धोती की कजी, ये गगना माधव मधिया क्या लिखे हैं, ये तो मुझे पढ़ने में आ नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत अजीबो भाषा में लिखा गया है भैया। और आज लिखित रूप में मौजूद है हर चीज हमारे पास, और उसके साथ ही मौजूद है यह सवाल कि कविता क्या है। यह सवाल भी मौजूद है कि कविता क्या है। यद्यपि कविता की इस पहेली को बुझना जटिल प्रक्रिया है, तो सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारे संवेदना के निकट होती है। वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। तो कविता के मूल्य में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण से दृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। पूरे दिल से, पूरे संवेदना से काम करके उसे अपने दिल से लगा देने का बोध होता है, अपना बल बनाने का बोध होता है, अपनी शक्ति को समझने का बोध होता है। यह वही संवेदना है जिसके वजह से, जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया। रत्नाकर डाकू कविता के वजह से वो वाल्मीकि बन गए, जिसने रामायण लिख डाला।
तो वाल्मीकि बना दिया और वे कहें, और वे यहाँ पर संस्कृत में कुछ कहते हैं, उसको मैं बताता हूं। और उन्होंने भी क्या खूब कहा है, यहाँ पर पढ़ो। मां निषाद प्रतिष्ठाम तत्वगमम सरस्वती समामम, और तक्यो मिथुनादेक मौधि काम मोहितम। उन्होंने कहा, इसी को देखो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने बोला है, इसी को सुमित्रा नंदन पंत ने कहा, क्या कहा, वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमर के आंखों से चुपचाप बहती होगी कविता अनजान। यहाँ पर लिखा गया है कि कविता जो पहली बार लिखा होगा बहुत ज्यादा वियोग में होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा उसके पास, और आह जो करता है उससे निकला होगा गान। तो ऐसे में आह के वजह से गाना निकल गया, और उमर कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता। जब आंखें नम होती है, जब दिल एकदम उदासीन हो जाता है, तब वहां से कविता सामने आता है, जिसको बोलते हैं हम दिल से कविता लिख रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जो वस्तु हमारे इतने निकट है उसे हम उसी तरह क्यों नहीं पा सकते हैं। वैसे कविता कहता है, जैसे कविता कहता है, जहां तक कविता लिखने का सवाल है, इस संबंध में दो मत मिलते हैं। कविता लिखने के सवाल में दो मत, दो प्रकार के वोट मिलते हैं। जैसे में एक तो यह होता है कि कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई नहीं जाती, कोई भी कहानी नहीं, कोई भी प्रणाली मतलब फॉर्मूला नहीं सिखाया जाता। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पश्चिम में, कहां पर, पश्चिम में कुछ विश्वविद्यालयों में और अब अपने यहाँ भी कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। सवाल यह भी होता है कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि सिखाई जा सकती है। चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला सिखाई जा सकती है, तो कविता क्यों नहीं सिखाई जा सकती। जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे, जैसे ही ये सवाल आपके मन में आएंगे, तो कविता का जादू खुलने लगेगा आपके लिए। यह वह संसार है जो आपको संभवतः एक कवि बना सकता है, लेकिन अच्छा भावुक और सहृदय पाठक जरूर बना देंगे। मतलब भले आपको कवि ना बना पाए, लेकिन आपको अच्छा भावक, अच्छा इंसान और हृदय से पढ़ने वाले पाठक जरूर आपको बना देगा। कविता की बारीकियों से गुजरने से, जब कविता के बारीकियों से जब गुजरोगे, तो दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं पाओगे। अगर कविता के बारीकियों से फिर से आप उसको पढ़ोगे, समझोगे, तो लगेगा कि हमने ही उसको रचा है। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए, कि हमको पढ़ो। कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह शास्त्रीय संगीत भी बोलता है कि हमें सुनाओ, पढ़ो। जब तक आप उससे दूर हैं, जब तक आप उससे दूर रहना चाहते हैं, चाहे दूर हैं, रहस्यमयी लगेगी कि हम सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे। लेकिन करीब जाते ही उसे बार बार और देर तक सुनने को जी कहेगा कि हम और क्यों नहीं सुन लेते। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है, सुनने और पढ़े जाने के बाद वह बची रह जाती है, आपकी स्मृति में बार बार सोचने के लिए बची रह जाती है। वापस चलते हैं पहले सवाल पर कि कविता अन्य कलाओं की तरह दिखाई क्यों नहीं जा सकती। मतलब जिस तरह अलग कलाएं होती है, जो कला होता है जो हर किसी को दिखाया जा सकता है, तो कविता कला हम किसी को दिखा क्यों नहीं सकते। आप जानते हैं कि चित्रकला में रंग कूची, कैनवास, तो संगीत में स्वर, ताल, वाद्य आदि की जरूरत पड़ती है। संगीत में, चित्र में हमें उसका पड़ेगा ना, बरस का और रंग का, लेकिन संगीत में तो हमें बहुत चीज का जरूरत पड़ता है, स्वर, ताल, वाद्य यंत्र सबकी जरूरत पड़ता है। लेकिन कविता में तो वैसा है ही नहीं, जिसमें किसी ब्रह्म उपकरण की मदद
नहीं ली जा सकती है। किसी भी ब्रह्म उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती है कविता लिखने में। कवि की एक कठिनाई यह भी होती है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना करना पड़ता है, चाहे विशेष रचना होती है जो विभिन्न विषयों, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि एवं हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है, उसी के अनुसार कविता बनता है। वह अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाता है, अपने शब्दों को बनाता है और उसे लय से कठिन करता है। अपना लय लगा लगा कर कठिन करता है, थोड़ा मुश्किल करके उसको फिर से आसान करता है और उसके बाद उसको गठित करता है। और गठित करने के बाद से आपको सुनने को मिलता है। तो क्या कविता हो जाती है, मैंने नीचे बताया ना, अभी और बताऊंगा। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। आपके पास शब्द की शक्ति है तो सब कर लोगे। शब्दों से मेल जोल, शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में अंग्रेजी एक कवि है जिसका नाम है W.H. ऑर्डेन ने भी कहा है कि प्ले विथ द वर्ड्स, मतलब आप पहले शब्दों से खेलो, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें। आप शब्दों से खेलो, इसी को एक उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। कैसे? कल्पना करें कि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, किसी भी स्कूल के विद्यार्थी हैं। कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित है, कोई आपको नहीं जानता है, ठीक है, अनजान है आप। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं तो वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि भैया एक जगह पे अपरिचित है, हर जगह पर अपरिचित थोड़े होंगे, सब जान पहचान हो जाती है, सब मित्र बन जाते हैं। शब्दों के साथ ही ऐसा ही होता है, शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है कि एक शब्द को मिला दो अनेकों शब्द निकल जाएंगे। शब्दों से खेलना, उनसे मेल जोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ की परतों को खोलना होता है। शब्दों से जब खेलना चालू करोगे तो उसके अर्थ को खोलोगे, अर्थ को समझोगे, एक महत्व पे जाओगे। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहते हैं, एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ को छुपा कर रखते हैं, जिसके वजह से अनेकों शब्द बन जाते हैं। कुछ इंटरनेट की ताकत, इंटरनेट से जुड़ना, ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना, शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना। आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं। कौन सा गीत रचते हैं बच्चे खेल खेल में? दरअसल रचनात्मक सबसे अंदर होती है और उसे तराशने, मतलब उसको पहचानने की जरूरत होती है। रचनात्मक मतलब सोना हर कोई होता है, लेकिन उसको पहचानने की कुवत किसके पास होती है? सोनार के पास। सोना कहीं भी मिल जाए उसको कौन पहचान सकता है? हीरा कोई भी मिल जाए उसको एक जोड़ी ही पहचान सकता है, मतलब एक सोनार ही पहचान सकता है। तो बात यही हो जाती है, आपके अंदर रचना है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को तराशने का काम बहुत जरूरी होता है और उस रचनात्मक, उस आपके अंदर जितने भी खूबियां हैं उसको तराशने का काम एक बहुत अच्छा आदमी करता है। तुकबंदी का प्रयास, तुकबंदी क्या हो जाता है? तर्क। तो तुकबंदी का प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मक आकार लेने लगती है। जैसे में घुग्गो रानी कितना पानी, घुग्गो रानी कितना पानी, घुग्गो रानी कितना पानी, बचपन में खूब खेले है ना, डांड भर पानी, कमर भर पानी, ऐसे। अथवा आगे देखो, अक्कर बक्कर बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ये हम बोलते थे ना, जब गिनना चालू होता था कौन चोर जाएगा, तो ये बोलते थे ना, अक्कर बक्कर बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। यही जाएगा चोर, यही जाएगा। ऐसा तो हमने खूब किया है कई बार। हमारे बड़े यहाँ पर देखो, ये हरिवंश राय बच्चन का गीत है और उनकी लिखावट है। आपको लगता होगा कि इससे अच्छा तो हम ही लिख लेते हैं, तो चलिए छोड़िए आगे बात। तो कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का समर्थ प्रयास किया है, बहुत ज्यादा
समर्थक प्रयास किए हैं अगर इन्हीं में अब देखो प्रयास क्या किए हैं। अगर कहीं मैं तोता होता, अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। बात है कि अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। तो ये रघुवीर सहाय ने लिखा है। आगे देखते हैं क्या लिखा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निहार समझे हैं। हम समझते ही नहीं है क्या जैसे आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल ही गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आपको खराब करेगा। ये लिखने का काम किया है शमशेर बहादुर जी। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, ऊपर दिए गए काव्यांशों में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से लेखन का प्रयास किया है। मैंने भी वही किया है। बिल्कुल ही अलग अलग है कि नहीं है, वैसे ही जैसा लिखा वैसा ही पढ़ो, बिल्कुल ही। ठीक है। खेल खेल में किए गए इस प्रयास द्वारा अर्थ के नए आयाम खुलते हैं, नया नया अर्थ बनता है, शब्द बनता है। तो शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक ऐसी ही दुनिया में ले जाता है जहां रिदम है, लय है और एक व्यवस्था है। रिदम है, लय है, व्यवस्था है, इंग्लिश में बोले तो सिस्टम है, कारण है, एक मैनेजमेंट है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ के खेल खेलना सिखा देता है। यानी शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता को रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता मोची राम की कुछ पंक्तियां लेते हैं। अब मोची राम का कुछ पंक्ति ले लो। यहाँ पर लिखा है, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चुरकील दबी रह जाती है। चोट दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गरड़ती है। इसका मैं मतलब बता देता हूँ। चोट जब पेशे पर लगती है, चोट जब हमारे कमाई पर लगता है, हमारे पूंजी पर लगता है, तो कहीं ना कहीं वो चोट दबी रह जाती है। और जब मौका मिलता है, जब हमारे पास कुछ करने की जरूरत होती है, पैसे की कमी होती है, उस समय पैसा नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो इन पंक्तियों में पेशे पर चोट यानी उचित मेहनताना न मिलना और अपेक्षा के भाव पर बल है कि हमें उचित मेहनताना नहीं मिल रहा है, हमारे पास जरूरतें भी हो सकती हैं। इन्हीं पंक्तियों की रचना को बदल देने पर अर्थ भी बदल जाएगा। अब इनको बदल देते हैं तो अर्थ देखो कैसे बदल जाएगा। नीचे पढ़ो, पड़ती है पेशे पर चोट जब तो चोर कील कहीं ना कहीं एक चोट का जो कील होता है कहीं ना कहीं एक रह जाती है दबी और उभरती है जो मौका पाकर और गरड़ती है अंगुलियों में। तब यहाँ पर एक कील हल गया है तो हमको दर्द कब करता है, जब पुरवैया हवा बहता है तब। तो मतलब बदल गया। इन पंक्तियों की रचना बदल देने से चोट पर अधिक बल हो गया है। किस पर? चोट पर। पहले यहाँ पर पेशे पर चोट था, पहले चोट ऊपर क्या लिखा है देखो, यहाँ पे पेशे पर चोट पहले चला गया था ना, लेकिन यहाँ पर सारा बदल दिया गया जिसके अनुसार यहाँ पर चोट पर असर पड़ रहा है ज्यादा। पेशे की चोट पर काम, मतलब भैया काम पर ही ज्यादा चोट पड़ता है, जबकि ऊपर की पंक्तियों में पेश की चोट पर अधिक बल है। इसी तरह दोनों कविताओं के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें और सोचिए कि वाक्य संरचना का कविता में क्या महत्व होता है। वाक्य को हम रचते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, कविता में शब्दों का कोई पर्याय नहीं होता है, पर्यायवाची नहीं करना होता है। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दें। यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह
मार शब्द रखा जाए, चोट की जगह पर मार डाला जाए तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी एक अलग हथौड़े की चोट अर्थ आता है। मतलब समझ में आएगा कि भैया चोट हथौड़े से लगी है, चाहे किसी वजह से पिन उन घुस गया है, इसकी वजह से चोट लग गई। अब आता है बिंब और छंद। बिंब और छंद में देखो क्या होता है। आंतरिक लय कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायता होती है। कविता को इंद्रियों से पकड़ा जा सकता है। कैसे? हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन ईंधन जो है उसको बोलते हैं इंद्रियां ही है। ब्रह्म संवेदना मन की बात मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। ब्रह्म संवेदना जो है मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर या उसको चुनकर अन्यास मन के भीतर कुछ इसी तरह कुछ ना कुछ चित्र कौंध जाता है, चित्र बन जाता है। और ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्माण करती है। मतलब बिंब निर्मित मतलब बनाती है, शब्द बनाती है। जैसे मैंने एक दोस्त को दिमाग में रख के गाना लिखा था, जीवन भर तेरा साथ रहेगा दिल से यही अरदास रे। तो ये गाना भी क्या खास था कि जीवन भर तेरा साथ रहेगा दिल से यही अरदास रे, तो साथी है मेरे दिल के तो रहना मेरे पास रे। इसका मतलब भी आप समझो यहाँ पे कि हम दिल से दिल जोड़ना चाहते थे, इसलिए मैंने वो दिल से निकल गया। मैंने उसको नहीं सोचा, नहीं बनाया, ना कुछ भी, मन से निकलना था, निकल गया। मैंने कॉपी पर उसको लिख डाला। उदाहरण के लिए सुमित्रा नंदन पंत, उदाहरण के लिए देखा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद की पंक्तियों को देखें। इसमें लिखा गया है, पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन। मतलब है कि तट पर बकुलों के जैसे बैठकर विधवाएं वहां पर जप ध्यान कर रही है। मंथरा धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। और जो जप करते करते जैसे बोल रही हैं, जिस तरह नदी का धारा बहता है वैसे ही उनकी स्वर बह रहे हैं। अब देखो ऊपर के पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें। बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं, बगुलों की जैसे वृद्धाएं विधवाएं, मतलब पढ़कर अपनी स्मृति में बगुले का आकार, उनकी सफेदगी और बृहद विधवाओं के घूटे हुए, मतलब विधवाओं की जिस तरह बाल होता है सफेद सफेद, नहीं जो कम उम्र में मर जाते हैं जिसके पति उनका तो उजला खड़िया होता है ना, तो हुए सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उनके सफेद वस्त्र एकाएक हो जाता है। मतलब सफेद वस्त्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है बकुले का शरीर से, बकुले के रंग से। ये देखो ये कविता लिखे हैं रामदास जी ने ये कविता लिखा। थोड़ा सा मुझे पढ़ने नहीं आया तो छोड़ दिया मैंने। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकताओं पर बल दिया कि भैया चित्र भाषा में कविता लिखना चाहिए, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर आधारित पड़ता है, मन पर अधिक ज्यादा पड़ता है। और दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य हो जाता है। मतलब उससे बोध का ज्यादा अनुभूति होती है अपने मन में, क्योंकि देखी हुई हर चीज हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और श्रव्य बिंबों की भावनाएं तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को, ये जो बिंब होता है शब्द का सोचने का शक्ति, ये बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, आपको और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए किसी विचारक ने कहा है कि कविता एक ऐसी चीज होती है जिसे 5 ज्ञानेंद्रियां स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घृणा और श्रवण रूप 5 उंगलियों से पकड़ा जा सकता है। स्पर्श, किसी को स्पर्श करके महसूस किया जा सकता है कि उसका अनुभव कैसा है। स्वाद से किया जा सकता है, किसी भी चीज का टेस्ट करके, देख कर, नफरत करके, चाहे उसको अपना कर, तो सब हमारे उंगलियों से पता चलता है। जो भी कवि है, जितनी बड़ी ऐन्द्रिक पकड़
होती है, मतलब जो भी कवि हो जिसके पास इंद्रिक पकड़ होती है, वह उतनी ही प्रभावशाली कविता रचने में समर्थ हो पाता है। जितना बड़ा अपने अंदर अपने आप पर काबू कर लेगा, पकड़ लेगा अपने ज्ञान इंद्रियों को, पूरा पकड़ हो जाएगा, तो उतना ही प्रभावशाली कविता रच सकता है। ऊपर हमने बिंब के बारे में बताया, अब यहां से नीचे हम छंद से पढ़ाते हैं। तो छंद आंतरिक लय होता है। छंद क्या होता है? आंतरिक लय होता है, जिसमें कविता का अनिवार्य तत्व, कविता का अनिवार्य तत्व, और यहाँ पर बिंब क्या होता है? ये तो आंतरिक तत्व होता है, और बिंब क्या होता है ऊपर फिर से जानो। यहाँ पर देखो, बिंब आंतरिक लय, तो बिंब और छंद दोनों आंतरिक लय होता है। तो गड़बड़ कहीं मत करना, क्योंकि सब चीज इसी में आता है, तो वो भी आंतरिक लय में होता है। और इधर जो छंद है यह भी आंतरिक लय, कविता का एक अनिवार्य तत्व है। मुक्त छंद की कविता, मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी होता है। कविता को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए, कविता को भाषा के संगीत को पहचान होनी चाहिए कि पूरा संगीत हमें पता हो, पूरा भाषा हमें पता हो। और नागा अर्जुन की बादल को घिरते देखा है, नामक कविता को देखा। नागा अर्जुन की बादल को घिरते देखा, ये कविता का नाम है, उसको भी देखा। उसको भी देखोगे तो कुछ समझ में आएगा, उसका कुछ सिरा नीचे दिया गया है। यहाँ मात्रा की गणना के अनुसार कोई विशेष छंद न होकर भी संगीतमय लयात्मक है, संगीत के जैसा उसको लिखा गया है। इसी तरह धूमिल की कविता के मोची राम के ऊपर से देखने पर छंद नहीं है, लेकिन अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद है, जिसको आंतरिक लय बोलते हैं। आंतरिक छंद तो है ना इसमें, आंतरिक लय। जिसमें बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? कहानी का मतलब है कि हमारे नजरों में सही बोलूं तो ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, सब आदमी हमारे लिए दो जोड़ी जूते के जैसे हैं। कविता के उपरोक्त सारे घटक, कविता के अनुसार जितना भी घटक है, परिवेश और संदर्भ से परिचित होते हैं। नागा अर्जुन की एक छोटी सी कविता है, मैं बताता हूं। अकाल और उसके बाद परिवेश गांव का क्या है। इस कविता के संदर्भ अकाल और इसके बाद का परिवर्तन है। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जैसे मैं पढ़ो यहाँ पे, तो चलिए यहाँ से कविता जानते हैं। कविता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकली की गश्त, मतलब छिपकली आते जाती रहती है, कई दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही शिकस्त। खत्म। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंख कई दिनों के बाद। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, नीचे पढ़िए। अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तन, जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को कवि ने संगीत व्यवस्था के भीतर केवल कुछ संकेतों के द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है। और जैसे घर के दाने का आना, आंगन से ऊपर उठता धुआं, घरवालों की आंखें में आई चमक, और कौवे के द्वारा पंख का खुजलाया जाना, गांव के परिवेश के लिए चूल्हा चक्की दाने, गांव के परिवेश के लिए, परिवार के लिए चूल्हा चक्की दाने पंख आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है। तद्भव शब्द है, यहाँ किसी भी शब्द को काटकर, किसी भी शब्द को हटाकर उसका पर्याय रखा जा सकता है। कविता का अर्थ बदल सकता है। जैसे कई के स्थान पर बहुत लगा दिया जाए तो कई
शब्द एक एक दिन के अकाल की भीषणता और अकाल के बाद के उल्लास का हिसाब देने में समर्थ है, जो बहुत के द्वारा संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कई का इस्तेमाल करेंगे कि हम कई कई दिनों, एक एक दिन को गिन कर बता सकते हैं, लेकिन बहुत दिन मतलब एक समूह को हम बता रहे हैं, इसलिए बहुत नहीं कई होगा। आप देखेंगे कि इस कविता में एक साथ ठेठ गवई शब्द के साथ शिकस्त गस्त जैसे उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, उसमें प्रवेश दिया गया है, जिसके अनुसार शब्दों का एक अनमोल स्वर उठता है। आगे है, ध्यान देने की बात है कि यही कभी जब बादल को घिरते देखा नामक कविता जो है, कविता में विराट प्राकृतिक भव्य हिमालय का संदर्भ वर्णन करता है, जो उसे कालिदास याद आते हैं और भाषा खुद ब खुद तत्सम पदावली से उपयुक्त हो जाती है और खुद ब खुद लिखा जाता है, हाथ चलने लगता है और लिख डालते हैं उसको। जब आप सोचो कुछ लिखने के लिए तो कलम ले लो, पेन ले लो, उसके बाद एक कॉपी ले लो, आराम से बैठ जाओ, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा 4 घंटा, कुछ ना कुछ लिख ही डालोगे। परिवेश के साथ साथ कविता के भीतर घटक भाव जो होता है तत्व से परिचालित होती है और कवि की जो सोच होती है, सृदृश्य और दुनिया को देखने का नजरिया कवि की भाव संपदा बनती है। कवि की इस व्यक्तिकता के सामाजिकता मिली होती है, मतलब उसके व्यक्तित्व अपनी विचारधारा भी उसमें मिली होती है। हवा में सुगंध की तरह, जिस तरह हवा में सुगंध की तरह महक होती है ना, सुगंध होता है, तो उसी तरह उसकी भी व्यक्तित्व वो फैला रहता है। कुछ निराला की एक निराला है, वो कुछ सरोज स्मृति की तरह घंघोर निजी, वो अपना निजी उतनी ही सामाजिक एक कविता लिखते हैं और आगे, और इससे वह भाषा में बरतता है, भाषा में उसको बदल देता है। भाषा के साथ ही कवि का यह बर्ताव कविता कहलाती है, और भाषा के साथ ही जो लिखते हैं वही कवि का बर्ताव मतलब कविता कहलाती है। प्रतिभा इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता है। प्रतिभा क्या, इसी तत्वों को उजागर करने के लिए अंदर की क्षमता है, और इसे वह दुनिया के महान कवियों में पाते हैं। अंदर की बातें। कविता के कुछ प्रमुख घटक हैं, ये जान लीजिए। कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा के समयक जानकारी होना जरूरी है, पूरा भाषा की जानकारी होना जरूरी है। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है, शब्दों का एक कुंभा होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, पर संरचना ऐसी कि पाठक को नई लगे, पढ़ने वालों की नई लगे, पढ़ने वाला उसको नया समझे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों, जो भी चिन्ह, कोमा, स्टॉपिक एस, ये जो भी हो गया आकार बाद में, यहाँ तक कि 2 पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है, जब हम स्थान वहां पर कुछ चिन्ह लगाते हैं। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियां होती है उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी होता है। अलग अलग प्रकार के काव्य शैलियों का ज्ञान भी चाहिए। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए जरूरी है, तब भी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है ही, और मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। मुक्त छंद में लिखना है तो छंद ही जरूरी है, छंद चाहिए। नीचे आता है, कविता समय विशेष की उपज होती है। कविता उस समय विशेष की उपज होती है और उसका स्वरूप समय के साथ बदलता जाता है। अंततः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रकृति की, चाहे प्रवृत्तियों की
ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। और आगे है, कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना, और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ दिया जाए तो अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। कभी कभी कहीं इसको समझ में नहीं आता, छोड़ डालो उसको। आगे आ जाता है, मोटे तौर पर यह दुनिया बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए जरूरी है, पर 100 बातों की एक बात की सारी तैयारी हो और कविता रचने के लिए चीजों को देखने की नवीन दृष्टि न हो, चाहे नवीन दृष्टि नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला न हो, तो काव्य लेखन संभव नहीं है, नहीं लिख सकते आप। दृष्टि नया नहीं हो तो आप काव्य नहीं लिख सकते हैं। भारतीय विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है कि आप हर चीज की ज्ञान रखो। यह प्रतिभा प्राकृतिक प्रदान होता है, प्रकृति के द्वारा मिलता है, क्योंकि हम जितना तपस्या करेंगे हमें फल उतना ही मिलेगा। और हर आदमी में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है, किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार ऐसे पैदा नहीं हो जाती कि हाँ भाई बचपन से मेरा बाप कविता है, मेरा बाप कवि है तो हमें भी मिल जाएगा। बचपन से मेरा बाप मजदूर है तो हम भी मजदूर होंगे। कोई जरूरत नहीं है। आपके घर वाले क्या कर रहे हैं और आप क्या करोगे उसमें कोई अंतर नहीं है। आप बदल सकते हो भाई, जज्बात बदल दो, दुनिया बदल दो, सब चीज बदल सकते हो। इतिहास बदलो, अपना इतिहास बनाओ। अभी इतिहास का किताब भी बदल चुका है। क्यों? क्योंकि अभी एनसीईआरटी बोर्ड उसको रिट्राई कर दिया, उसको फिर से पुनः बना रहा है, इसलिए सब चीज बदल रहा है। निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित रोज के रोज हम अभ्यास और परिश्रम मेहनत करते हैं, जिसके अनुसार हमारा जो अंदर का सिद्धांत है वो विकसित हो जाता है। अवश्य किया जा सकता है। रोज के रोज प्रयास करो और अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाओ, अपने तपस्या को आगे ले चलो, तभी आप कविता रचने के लिए साक्ष्य बन पाओगे, मतलब कविता रच पाओगे। जहां तक कविता का सवाल है, शब्दों का चयन, उसका गठन और भाव के अनुसार लयात्मक अनुशासन के तत्व हैं, जो जीवन के अनुशासन के लिए जरित है, मतलब उसके लिए जरूरी है। भाषा सीखने में तो मददगार है ही। अगर रोज के रोज प्रयास करते हैं, अनुशासन रखते हैं, तो भाषा सीखने में मददगार तो होगा ही। कविता की यह कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कविता रचना भले न सिखाए, लेकिन उन्हें जानना कविता को रचने का मजा दे सकता है कि हम भी कविता रच सकते हैं, और कविता को सराहने का सुख भी। साथ ही शब्दों की दुनिया में प्रवेश करते और शब्दों की दुनिया में प्रवेश, उनसे खेलना विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्तियां और ऊर्जा को बाहर लाने में अद्भुत भूमिका निभा सकते हैं। अब आता है पाठ से संवाद, सवाल जिसका जवाब आपको देना है। 1 नंबर, आपने अनेक कविताएं पढ़ी होंगी, उनमें से आपको कौन सी कविताएं सबसे अच्छी लगी है, लिखिए। यह भी बताइए कि आपको वह कविता क्यों अच्छी लगी है, और आपके जीवन में उनके ऐसी घटनाएं घटी, मतलब 2 नंबर का है कि आपके जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिन्होंने आपके मन को छुआ होगा। उस अनुभूति को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए कि जो आपके मन को छुए कविता के रूप में कैसे लिख सकते हैं। 3 नंबर, शब्दों का खेल, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति, गति, बिंब, संक्षिप्त के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर आदि से कविता बनती है। दी गई कविता में इनकी पहचान कर अपने शब्दों में लिखिए। एक से यहाँ पर क्या बना, जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताखे अनेक। जनता का दुख है एक, हवा में उड़ती पताखे अनेक, मतलब पतंग बहुत ज्यादा उड़ते हैं। और दैन दावत, क्रूर स्थिति, कंगाल बुद्ध और मजूर घर भर, एक जनता के अमर वर्य, एकता का स्वर,
अन्यथा स्वतंत्रता इति। ये लिखने वाले का नाम है सोमेश्वर बहादुर सिन्हा। आप इसको देखकर कुछ तो इसमें से चयन कर सकते हैं, जो चयन करके आपको लिखना है। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। हम अगले पाठ में पढ़ेंगे नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक लिखने का कौन कौन सा व्याकरण हो सकता है उसके बारे में, और नाटक के साथ ही समझेंगे, क्योंकि यही जरूरी है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए indrajitstudypoint@gmail.com पे भी आप कांटेक्ट मेल भेजकर कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।